Hello students, so it is the lecture 2 of digestion and absorption. In the last video, we saw till the esophagus, the parts of the alimentary canal till the esophagus. Now we will learn about the stomach. So a muscular sphincter, that is the gastroesophageal sphincter, regulates the opening of esophagus into the stomach. तो हमें पता है कि ईसोफेगस एंड होता है और उस एंड से स्टमक आता है. तो द एंड ऑफ द ईसोफेगस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द स्टमक. दिस ट्रांसिशन, सो जब ईसोफेगस स्टमक में बड़ा होता है, बड़ा होता है और द एलिमेंट्री कैनाल from the esophagus when it transforms into the stomach, this is regulated by the muscular sphincter. तो हम देख रहे हैं कि ये ईसोफेगस है और ईसोफेगस से यहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है और इस ओपनिंग को एक मस्कुलर वाल्व जैसा, इस ओपनिंग को एक डोर जैसा मसल रेगुलेट करता है, ओपन करता है और क्लोज करता है. उस मस्कुलर स्फिंक्टर को हम गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं. क्यों गैस्ट्रोईसोफेजियल? तो हमें पता है कि ये इसोफेजियल, गैस्ट्रोइसोफेजियल मतलब गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस. सो इन दोनों के बीच में जो स्पिंक्टर यानी जो मस्कुलर ओपनिंग वो होल को रेगुलेट करता है उसे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर कहते हैं. It is the stomach is located in the upper left portion of the abdominal cavity. So जो abdomen है, जो हमारा पेट है, उस पोर्शन में अपर लेफ्ट साइड है, वहाँ स्टमक सिचुएटेड होता है. उस लोकेशन का स्टमक अपर लेफ्ट abdominal कैविटी, वही लोकेशन ऑफ स्टमक है. तो ये स्टमक हैज 4 मेजर पार्ट्स: कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, पाइलोरिक रीजन. ये कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन और पाइलोरिक रीजन 3 मेजर पार्ट्स हैं. तो हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में. तो ये कार्डियक रीजन है. जनरली 3 मेन रीजन्स है पर 4 रीजन्स भी कहा जाता है. तो ये ईसोफेगस है, यहाँ ओपन होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक द कार्डियक स्टमक, देन द फंडिक स्टमक सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टमक, देन ये बॉडी आता है और फिर पाइलोरिक स्टमक. सो 3 मेजर पार्ट्स: कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक. सो ये कार्डियक पोर्शन, the cardiac portion opens into the portion into which the esophagus opens. A fundic region, body, that is the main or the central region, and a pyloric region which opens into the first part of the small intestine. So हम देख सकते हैं कि ईसोफेगस ओपन करता है किस पार्ट ऑफ द स्टमक में? कार्डियक स्टमक में. ये कार्डियक स्टमक फंडिक में होता है, ओपन होता है, और फंडिक देन दी बॉडी रीजन कहा जाता है. उसके बाद पाइलोरिक स्टमक आता है. ये पाइलोरिक स्टमक डिओडिनम यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. ये हो गया स्टमक का. तो इंटेस्टाइन, तो हमें पता है कि कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक लास्ट पार्ट है. पाइलोरिक स्टमक लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक है और पाइलोरिक स्टमक इंटेस्टाइन में ज्वाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्वाइन होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन्स होते हैं. पहला है सी शेप डिओडिनम, the next one a long coiled middle portion called the jejunum, and the next a highly coiled ileum. The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. Ileum opens into the larger intestine. तो हम देखेंगे तो ये स्टमक है और ये स्टमक का पाइलोरिक रीजन है. पाइलोरिक, ये पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक है और ये डिओडिनम है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए 3 पार्ट्स है. ये से शेप्ड डिओडिनम, एंड देन वी हैव द हाईली कॉइल्ड मिडिल पोर्शन कॉल्ड द जेजुनम, एंड देन इलियम अगेन हाईली कॉइल्ड. तो ये मिडिल लॉन्ग और कॉइल्ड है और इलियम हाईली कॉइल्ड है. तो डिओडिनम सी शेप्ड, जेजुनम लॉन्ग एंड कॉइल्ड, इलियम हाईली कॉइल्ड. ये 3 हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स.
तो स्टमक ओपन होता है डिओडेनम में, और इस ओपनिंग को रेगुलेट करता है कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है the entering of food from the stomach to the intestine. So stomach to intestine जो food आता है उसको रेगुलेट करना पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम है। और फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद डिओडिनम आता है, उसके बाद जेजुनम द लॉन्ग एंड कॉइल्ड, देन द इलियम दैट इज द हाईली कॉइल्ड रीजन। दिस इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इलियम है, इलियम यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में ज्वाइन होता है। द इलियम जॉइंस टू फॉर्म द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द सीकम और द केगम, कोलॉन एंड रेक्टम। तो हम देखेंगे, ये सीकम है, ये कोलॉन, ये पूरा कोलॉन है, और ये रेक्टम है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स है, दैट इज द सीकम, देन द कोलॉन सबसे लॉन्ग और बड़ा पार्ट है, और देन द रेक्टम। So cecum is a blind sac which hosts some symbiotic microorganism. ये सीकम का कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है, पर इसे ब्लाइंड सैक कहा जाता है, और कुछ सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है। तो a narrow finger-like tubular projection called the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. तो ये सीकम है, इससे फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन कॉल्ड एज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आता है। तो ये क्या, फर्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? सो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये ऑर्गन है जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था, हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है, पर रेड्यूस्ड फॉर्म में, और उसका कुछ काम नहीं है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब एन ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट था, और हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, पर रिड्यूस्ड फॉर्म में, और हमारे लिए कुछ काम नहीं है उसका। तो इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह सकते हैं, कहते हैं, और ये सीकम से आता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम विच वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस। सो नेक्स्ट है कोलॉन। Colon is the second part of the large intestine. The colon is divided into 4 parts: an ascending, a transverse, descending part, and a sigmoid colon. तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये कोलॉन रीजन है, और ये कोलॉन सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट रीजन है। इसमें असेंडिंग कोलॉन है, क्योंकि ये ऊपर जाता है, द फूड मटेरियल्स ऊपर जाता है, असेंडिंग कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन क्योंकि द ट्रांसवर्स मूवमेंट है, डिसेंडिंग कोलॉन क्योंकि नीचे आता है फूड, एंड द सिग्मॉइड कोलॉन। सो द कोलॉन हैज 3 पार्ट्स: ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon. The descending part opens into the rectum, which then opens into the anus. So the last part of the large intestine है rectum. So the sigmoid colon opens into the rectum, then into the anus. So हमने क्या क्या पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स है: सीकम, कोलॉन और रेक्टम। कोलॉन में असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मॉइड कोलॉन। और एक इम्पॉर्टेंट है, सीकम से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आता है, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका हमारे बॉडी में कुछ काम नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द माउथ टू एनस है, ये पाइप जैसा है। तो इस पाइप को कट करके हम जब अंदर देखेंगे ऐसे दिखता है। ये पाइप है, ये हम पाइप को कट करके ये अंदर देख रहे हैं, और अंदर देखने से बहुत सारे लेयर्स दिखता है, उस लेयर्स के बारे में अब पढ़ेंगे। So the wall of the alimentary canal from the esophagus to the rectum possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa. तो ये alimentary canal का wall है, और इस वॉल को वॉल इसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर्स होता है इस वॉल में।
उसे सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा कहते हैं। तो पहला है आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द सेरोसा। तो यही सेरोसा है, द आउटर मोस्ट लेयर। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन है और द आउटर मोस्ट है सेरोसा, द आउटर मोस्ट वन। सेरोसा outermost layer है. It is made up of thin mesothelium, that is the epithelium of visceral organs, with some connective tissues. So ये outermost layer है, हमें पता है, और it is made up of thin mesothelium. तो mesothelium क्या है? Mesothelium is nothing but the epithelium of visceral organs. तो visceral organs किसे कहते हैं? ये soft organs inside the body like the heart, the alimentary canal, और जो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनके डक्ट्स और उनके सभी पार्ट्स को हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। और हमें पता है कि एपिथीलियम एनी आउटर कवरिंग को हम एपिथीलियम कहते हैं, यानी प्लांट्स में हो या एनिमल्स में उसे एपिथीलियम कहते हैं। और ये विसरल ऑर्गन्स या सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी, उसके एपिथीलियम को हम स्पेशल नेम देते हैं, उसका स्पेशल नेम है मीसोथीलियम। So it is made with connective tissues. So ये serosa क्या है? outermost layer है. It is made up of thin mesothelium that has connective tissues. तो ये हुआ first layer of the alimentary canal और the outermost layer. serosa के बाद muscularis आता है. Muscularis is formed by smooth muscles usually arranged into an inner circular and outer longitudinal layer. तो हम मस्कुलरिस को देखेंगे तो ये दोनों लेयर्स टुगेदर दे फॉर्म दी मस्कुलरिस। तो फर्स्ट सेरोसा आ गया, उसके बाद मस्कुलरिस। ये मस्कुलरिस क्या है ना, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल क्यों है? क्योंकि ये मसल फाइबर्स के अरेंजमेंट, इट इज बेस्ड ऑन दी मसल फाइबर अरेंजमेंट। यदि मसल फाइबर लॉन्गिट्यूड में अरेंज होगा तो उसे लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस, और इनर मस्कुलरिस है जो है वहाँ ये मसल फाइबर्स सर्कुलरली अरेंज होता है, उसे इनर मस्कुलरिस कहते हैं। तो there are two types of, once again I'll repeat, there are two types of muscularis, outer and the inner. outer में मसल फाइबर्स longitudinally अरेंज होता है और inner में मसल फाइबर्स सर्कुलरली अरेंज होता है। After muscularis we have the submucosal layer. ये submucosal layer is formed of loose connective tissues containing nerves, blood, lymph vessels. In duodenum, glands are also present in the submucosal layer. तो इस layer से जो important components है like the nerves, blood, lymph vessels etc. इस submucosal layer में फाउंड होता है। और डिओडिनम जो है, दैट इज डिओडिनम, रिकॉल कीजिए, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो सी शेप्ड जो है उसे डिओडिनम कहते हैं। और डिओडिनम जो है वहाँ सबम्यूकोसल लेयर में ग्लांस भी हम देख सकते हैं। तो हम ये हुआ सबम्यूकोसल लेयर। ये थोड़ा लूज होता है ये सबम्यूकोसल लेयर। उसके बाद है म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा इज द फोर्थ और द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो म्यूकोसा इज द इनर लाइनिंग, द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन इज नथिंग बट द गैप। दिस इज द ल्यूमेन, जहाँ फूड आता है, फूड जाता है, वो ल्यूमेन है। यहाँ गैप, पाइप में जो गैप होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। और ये ल्यूमेन के अंदर जो नियरेस्ट है वो है म्यूकोसल लेयर। द इनर मोस्ट पार्ट इज द म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसा फॉर्म्स irregular folds called rugae in the stomach and small finger like projections called villi. तो ये म्यूकोसल लेयर है ना, ये बहुत इरेगुलर है एंड स्टमक में ये इरेगुलर फोल्ड्स होता है। दिस म्यूकोसा इज प्रेजेंट एज इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक। और ये म्यूकोसा स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में ये डिफ्रेंशिएट होता है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इंटेस्टाइन में इट फॉर्म्स स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई। तो हम थोड़ा विलाई के बारे में पढ़ेंगे।
तो cells lining the villi produce numerous microscopic projections called the microvilli, giving a brush border appearance. These modification increase the surface area enormously. तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अंदर का बहुत अंदर का म्यूकोसल लेयर है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में मॉडिफाई होता है, और एक फिंगर लाइक, और वो उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं। और वो जो विलाई है उस विलाई में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन आते हैं, दैट इज स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस, उसे माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये देखने के लिए ब्रश जैसा लगता है, इसलिए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस कहा जाता है। ये किसके लिए होता है, ये सब मॉडिफिकेशन क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। हमें क्यों सरफेस एरिया बढ़ाना है? क्योंकि यहाँ फूड से न्यूट्रिएंट्स या वाटर सब कुछ अब्जॉर्ब होता है। जब सरफेस एरिया बड़ा होता है अब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा रेट में होता है, इसलिए हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ऑल्सो villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal. तो ये villi के लिए villi में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं और एक लार्ज लिम्फ वेसल लैक्टियल भी हम देख सकते हैं। ओके, सो ये रहा डायग्राम, ये विलाई। इस अंदर ये म्यूकोसा है ना, इस म्यूकोसा ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई होता है विलाई बनाने के लिए। ये एक विलाई है, तो इस विलाई में हम बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक, यहाँ दिख नहीं रहा पर माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो बहुत स्मॉल स्मॉल माइक्रोविलाई देखेंगे, ब्रश जैसा अपीयरेंस हम देखेंगे। और ये विलाई बहुत सारे कैपिलरीज से, इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि इससे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और ये लैक्टियल, लिम्फ वेसल लैक्टियल भी होता है। इनके फंक्शंस को हम डाइजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। म्यूकोसल एपिथेलियम के बारे में और पढ़ना हो तो यहाँ है, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सेक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन रेगुलेशन। तो ये म्यूकोसल रीजन जो है उसमें गॉबलेट सेल्स भी है, जो ये सेल्स गॉबलेट सेल्स सेक्रीट करता है म्यूकस को, दैट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इजी पैसेज हो जाए और इजी मूवमेंट है उस फूड का, तो इसे इंश्योर करने के लिए म्यूकस चाहिए। म्यूकस, जब म्यूकस हो तो इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो ये म्यूकस सेक्रीशन कौन करता है? गॉबलेट सेल्स करता है। और गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? म्यूकोसल एपिथेलियम में। तो हम देखते हैं, म्यूकोसा also forms glands in the stomach, that is the gastric glands, and crypts in between the bases of villi in the intestine known as crypts of Lieberkühn. तो ये म्यूकोसा रीजन स्पेशली मॉडिफाई होता है स्टमक में टू फॉर्म द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड crypts is nothing but valleys, you can tell valleys between the villi, in the intestine, in the small intestine known as crypts of Lieberkühn. तो यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये विलाई है, ये विलाई अंदर जाता है क्रिप्ट बनाने के लिए, ये वैली जैसा है, उससे क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन कहते हैं। और ये स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मॉडिफाई होता है। तो ये हुआ स्टमक का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड इट्स सेक्रीशन, क्या क्या सेक्रीट करता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।